So in the previous classes we were studying about interference of light waves. Interference of light waves का मतलब क्या है? जब दो लाइट वेव्स एक ही मीडियम में एक साथ चलेंगे तो उनका इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस का मतलब है कि कहीं पर वो वेव्स सेम फेज में होंगे, जब डिफरेंट पॉइंट्स पर वो वेव्स मिलेंगी तो कहीं वो सेम फेज में मिलेंगे तो वहाँ पे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ वेव इंक्रीज हो जाता है, और जहाँ अपोजिट फेज में मिलते हैं वहाँ रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड घट जाता है। सो टू सी दिस इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन ए स्क्रीन, थॉमस यंग ए पर्सन मेड एन अरेंजमेंट। वो अरेंजमेंट को बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंटल सेटअप। सो यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था, वो हमारा आज का डिस्कशन है। ठीक है, और ये बेस्ड है जो पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पाथ डिफरेंस, कि पाथ डिफरेंस कितना होने से कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कितना होने से डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जिन जगहों पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है उन पॉइंट्स पर हमें इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज होकर मिलती है, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज होकर मिलती है। और इसमें भी स्पेसिफिक केस था ये कि अगर जो इंटरफेरिंग वेव्स हैं उनके एम्पलीट्यूड इक्वल हैं तो मतलब उनकी इंटेंसिटी ऑफ लाइट भी इक्वल होगी। तो इक्वल इंटेंसिटी वाले केसेस में जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा तो नेट इंटेंसिटी हो जाती है 4i, यानी एक वेव की इंटेंसिटी का 4 टाइम्स, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा वहां पर कंप्लीट डार्क यानी कि जीरो इंटेंसिटी हो जाएगी। ठीक है, बट याद रहे ये तभी होगा जब दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड इक्वल हो, या कह लो कि दोनों की इंटेंसिटी इक्वल हो। ठीक है, तो ये तो सब थ्योरी थी, मैथमेटिकल कैलकुलेशन था। इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे किया जाए और इसको कैसे देखा जाए, तो ये आइडिया था यंग का, और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप रेडी किया दैट इज नोन एज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ओके, इन शॉर्ट YDSE। तो ये वाला फोटो पहले भी हम लोग देख चुके हैं अपने एक लेक्चर में, फिर से उसको देख लेते हैं। तो यंग का जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसमें इन्होंने क्या किया, इस तरह से स्लिट बनाए। ठीक है, पहले तो स्लिट का मतलब क्या होता है वो समझ लें। का जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें सेटअप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्लिट्स। तो स्लिट का मतलब क्या होता है, तो ये फोटो में अगर देखें तो यहाँ पे दो स्लिट्स यूज किए गए हैं। ये जो ब्लॉक जैसा दिखाई दे रहा है ग्रे कलर का, ये एक कोई ऑब्स्टेकल होगा, कोई ग्लास शीट होगी जिसको ब्लैक किया हुआ है, इसमें दो स्लिट्स बनाए गए हैं। ठीक है, स्लिट कहाँ पे, ये हैं स्लिट्स, ये रहे स्लिट्स। ठीक है, ये जो दो लाइन जैसे दिखाई दे रहे हैं दीज आर कॉल्ड स्लिट्स। एंड हाउ स्लिट्स आर मेड, एक ग्लास शीट लेंगे, उसको ब्लैक पेंट लगा देंगे। ठीक है, वो ब्लैक पेंट एक कंप्लीट ब्लैक पेंट होना चाहिए। ठीक है, या फिर जो लैंप से धुआं निकलता है, जो दिया हम जलाते हैं, दिए से जो धुआं निकलता है वो कंप्लीट ब्लैक के आसपास होता है। ठीक है, तो उसको प्लेट को नीचे से दिया जला के धुएं से पूरा काला कर लेते हैं, और एक रेजर ब्लेड मतलब जिससे शेविंग किया जाता है, उस रेजर ब्लेड से एक सिंपली लाइन बना दी जाती है। ठीक है, ब्लेड का जो शार्प एज है उससे एक लाइन बना देते हैं, वो लाइन ही स्लिट का काम करती है। ठीक है, तो ऐसे ही दो स्लिट्स बनाए गए। ठीक है, दो स्लिट क्यों बनाए गए ये भी अभी डिस्कस होगा। तो दो स्लिट्स इन्होंने बनाए, मान लो S1 और S2, दो स्लिट्स बना लिए। अब S1 और S2 इनसे जो लाइट निकलेगी, S1 से निकलने वाली लाइट और S2 से निकलने वाली लाइट, ये दो लाइट वेव्स होंगी। लाइट वेव है मान लो 1, ये 2। ये दोनों लाइट वेव्स जब यहाँ पहुंचते हैं सामने रखे हुए स्क्रीन पर, तो स्क्रीन पर इनका इंटरफेरेंस होता है। तो जिन पॉइंट्स पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर ब्राइटनेस दिखाई देती है, और जहां डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है वहां पर डार्क दिखता है। अगर इस फोटो को थोड़ा जूम करके देखें तो ये जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर तुम्हें कुछ व्हाइट और डार्क लाइंस दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो व्हाइट लाइंस जहां जहां पर है वहां होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और जहां पे डार्क लाइंस है वहां होता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात है कि इंटरफेरेंस होने के लिए ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है इसमें और क्या क्या चीजें होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। मोनोक्रोमेटिक लाइट, देखो यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट है दैट इज मोनोक्रोमेटिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक? मोनो का मतलब होता है सिंगल, और क्रोम का मतलब होता है कलर। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट का मतलब है ऐसी लाइट जो सिंगल कलर वाली लाइट हो। ठीक है,
क्यों ऐसा होगा, ये जब डिस्कशन हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो ये बात समझ में आएगी, उसके बेसिस पर एक्सप्लेन होगा कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ही क्यों चाहिए, दो स्लिट्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमें दो लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस देखना है। ठीक है, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दो लाइट वेव्स का अरेंजमेंट किया गया है। ठीक है, S1 से एक लाइट वेव निकलेगी, एक S2 से निकलेगी, और स्क्रीन के बीच में जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को मान लेते हैं कैपिटल डी, और दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी, सपोज ये देखो डायग्राम में जूम करके देखना पड़ेगा, दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी जो है यानी कि स्लिट्स के बीच की डिस्टेंस, वो कैपिटल डी से कंपैरिजन में बहुत ही छोटी होनी चाहिए। ठीक है, क्यों होनी चाहिए ये भी कैलकुलेशन कर लेंगे, उसके बाद इसको एक्सप्लेन किया जाएगा तो आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप का फोटो देखने के बाद इसके डायग्राम की तरफ चलते हैं तो और क्लियर हो जाएगा, इसको एक्सप्लेन करना, इसको समझना। ये डायग्राम है, इस डायग्राम में देखो क्या क्या दिखाई दे रहा है। इस डायग्राम में सबसे पहले दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है फर्स्ट बैरियर, और फर्स्ट बैरियर के इधर ये जो ब्लैक लाइन दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली एक वेव फ्रंट है। हाइगेंस वेव थ्योरी में बोला गया था कि लाइट को अगर वेव मानना है तो वो आगे कैसे बढ़ेगा, वो बढ़ता है इन द फॉर्म ऑफ वेव फ्रंट। तो ये जो ब्लैक लाइन यहाँ दिखाई दे रही है, ये एक्चुअली क्या है, ये है वेव फ्रंट। ठीक है, तो एक वेव फ्रंट यहाँ इंसिडेंट होता है, और ये जो लाइट ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है जिसको फर्स्ट बैरियर बोला गया है, यहाँ पर एक स्लिट बनाया गया जिसको लिखा गया S0। ठीक है, तो ये S0 एक्चुअली क्या है, S0 है सोर्स स्लिट, इसको कहेंगे सोर्स स्लिट, यानी यहाँ से जो हमारी मेन लाइट वेव है वो यहाँ से आ रही है सोर्स स्लिट से, और स्लिट से जब लाइट वेव्स पार होती है तो ऐसे वेव फ्रंट, अगर प्लेन वेव फ्रंट भी था तो वो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स में बदल जाता है। ठीक है, क्यों होता है ये नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा डिफ्रैक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से लाइट वेव्स निकलेगी, या अगर वेव फ्रंट नहीं भी अगर कंसिडर करना है तो ये मान सकते हैं कि यहाँ से ऐसे लाइट वेव निकली, ठीक है, स्लिट से इस पूरे एरिया में फैल गई। तो पूरे एरिया में फैलने के बाद लाइट वेव का कुछ पार्ट S1 स्लिट से बाहर निकलेगा और कुछ पार्ट S2 स्लिट से बाहर निकलेगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि पहले एक ही लाइट वेव थी, यहाँ से S0 से जो निकली उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया गया है, एक लाइट का पार्ट S1 से बाहर निकल रहा है और एक S2 से बाहर निकल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि हमें अगर लाइट वेव्स का इंटरफेरेंस देखना था तो इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी कि पहले एक लाइट वेव का सोर्स लेंगे S0, फिर उससे दो लाइट वेव के सोर्स बनाएंगे, मतलब लाइट को स्प्लिट कर देंगे। ऐसे समझो कि अगर पूरे कमरे में अंधेरा कर दो, ठीक है, और बाहर उजाला हो, तो और दरवाजे में सपोज दो पतले पतले जो गैप्स हैं, डोर में मान लो दो एकदम पतले गैप्स हैं, तो बाहर तो एक बल्ब जल रहा होगा, लेकिन तुम अगर रूम के अंदर बैठ जाओ तो तुम्हें दो लाइंस दिखाई देंगी। बात समझ में आई? इसको फिर से रिपीट कर देते हैं। सपोज एक रूम में हम बैठ जाएं पूरा अंधेरा करके, ठीक है, और दरवाजे में होल्स हैं या लाइंस हैं, वहां से लाइट अंदर आ रही है, बाहर वाले रूम में लाइट जल रही है, अंदर सिर्फ उन होल्स या उन लाइंस से लाइट अंदर आ रही है। तो हम जानते हैं कि बाहर एक ही बल्ब लगा हुआ है, लेकिन दरवाजे से जो होल्स हैं वहां से जो लाइट आ रही है उसको हम क्या कंसिडर कर सकते हैं कि ये दो होल्स से अगर लाइट आ रही है तो हम बोलेंगे दो लाइट सोर्स से लाइट अंदर आ रही है। ठीक है, भले ही बाहर एक लाइट सोर्स था, बट हमारे लिए रूम के अंदर हम अंधेरे में बैठे तो हमारे लिए दो लाइट सोर्स हो गए, एक होल और दूसरा होल, वहां से जो लाइट आ रही है तो दो लाइट सोर्स हम उसको मानेंगे। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर किया गया, एक लाइट सोर्स लिया, उससे दो लाइट सोर्स बनाए। ठीक, लेकिन फिर भी ये सवाल अभी भी रहेगा कि इतना झंझट करने की क्या जरूरत थी, पहले से ही दो लाइट सोर्स ले लेते, ये अलग अलग बना, एक लाइट सोर्स से दो लाइट सोर्स बनाने के लिए इतना झंझट क्यों किया गया। तो इसका सबसे सही और इम्पोर्टेंट आंसर है कि जो लाइट सोर्सेज होने चाहिए जिनसे निकलने वाली लाइट का हमें इंटरफेरेंस देखना है, दे हैव टू बी कोहेरेंट लाइट सोर्सेज। ठीक है, कोहेरेंट, यहां से जो वेव्स निकल रही है S1 से और S2 से, वो लाइट वेव्स कोहेरेंट होनी चाहिए, तभी हमें इंटरफेरेंस पैटर्न यहाँ पर प्रॉपरली दिखाई देगा। ठीक है,
अब ये कोहेरेंट का मतलब क्या होता है, और कोहेरेंट लाइट सोर्स क्यों ऐसे नहीं बना सकते कि दो अलग अलग बल्ब ले लो, दो अलग अलग बल्ब ले लेते और उनसे स्लिट्स बना लेते S1 और S2, तो दो लाइट सोर्स हमें मिल जाते। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि वो लाइट सोर्स फिर कोहेरेंट नहीं होते। अब कोहेरेंट नहीं होते इसलिए ऐसा किया गया, ये तो समझ में आ गया, बट कोहेरेंट का मतलब क्या है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और इंटरफेरेंस एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस इस बड़े से डेरिवेशन से, इस बड़े से डिस्कशन से बनते हैं। उनमें से एक ये भी है कोहेरेंट लाइट और इनकोहेरेंट लाइट। तो देखो ध्यान से, कोहेरेंट और इनकोहेरेंट लाइट का मतलब क्या होता है, लाइट वेव्स कोहेरेंट और इनकोहेरेंट क्या होते हैं। तो कोहेरेंट का मतलब हुआ कोहेरेंट लाइट वेव्स, ठीक है। कोहेरेंट लाइट वेव्स का मतलब हुआ ऐसी लाइट वेव्स जिनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। कांस्टेंट फेज डिफरेंस, समझ में आई बात? कांस्टेंट फेज डिफरेंस, फेज डिफरेंस का मतलब हम समझ चुके हैं क्या होता है। जब दो वेव्स एक साथ चलेंगी तो एक वेव का जो ऑसिलेशन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे है, दूसरी वेव का सिमिलर फेज वहां पर कितनी देर के बाद आएगा, वो फेज डिफरेंस से डिसाइड होगा। और जो पाथ में डिफरेंस होगा कि सेम पोजीशन कितनी डिस्टेंस चलने के बाद आएगी, उसको हम बोलते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये हमारा ऑलरेडी डिस्कस हुआ है पिछले क्लासेस में, और इनका आपस में रिलेशन भी है। पाथ डिफरेंस अगर हमें पता है या फेज डिफरेंस पता है तो हम पाथ डिफरेंस पता लगा सकते हैं, λ/2π इंटू फेज डिफरेंस। इस रिलेशन को अच्छे से याद कर लेना, ये बार बार यूज होने वाला है। तो वापस आते हैं कोहेरेंट लाइट वेव्स पर। कोहेरेंट लाइट वेव्स का मतलब है ऐसी लाइट वेव्स जिनके बीच में एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस हो। कांस्टेंट फेज डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, इसको एग्जैक्टली वेव के टर्म्स में तो समझा जा सकता है, बट एक एनालॉगस केस डिस्कस कर लेते हैं, उससे ये समझना थोड़ा और इजी हो जाता है। मान लो कि दो एथलीट्स की रेस शुरू होती है। मान लो कि एक एथलीट यहाँ पर है, ये इधर दौड़ता है 1, और दूसरा एथलीट सपोज यहाँ पर है, ठीक है, ये दोनों इस तरफ दौड़ते हैं सेम डायरेक्शन में। तो अगर बिगिनिंग में ही इनके बीच में एक गैप था, ठीक है, सेकंड वाले को हम थोड़ा सा आगे बनाते हैं, इसकी पोजीशन पहले से थोड़ी आगे से रख दी, मान लो यहाँ से। तो इनके जो रेस स्टार्ट हुई थी इनके बीच में मान लो सपोज बिगिनिंग में ही 2 मीटर का गैप था, और ये रही हमारी फिनिश लाइन। मान लो कि यहाँ पर फिनिश लाइन थी, ठीक है, यहाँ तक इन्हें पहुँचना है। तो अगर बिगिनिंग से और फिनिश लाइन तक इनके बीच में अभी भी 2 मीटर का ही गैप रहता है, ठीक है। अब तुम बोलोगे फिनिश लाइन पे तो जब पहुंच जाएंगे तो गैप खत्म हो जाएगा। नहीं, ऑब्वियसली ये आगे है तो ये पहले पहुंचेगा, ये वाला फर्स्ट वाला बाद में पहुंचेगा। तो अगर शुरू से लेकर यानी कि स्टार्ट से लेकर के और फिनिश तक, स्टार्ट से लेकर फिनिश तक अगर ये गैप कांस्टेंट रहता है, मतलब फर्स्ट वाला अगर 2 मीटर आगे था तो पूरी रेस के ड्यूरेशन में वो 2 मीटर आगे ही रहता है, ठीक है। सेकंड वाला 2 मीटर अगर आगे था तो फर्स्ट वाला पूरी रेस में 2 मीटर आगे ही रहता है। फर्स्ट वाला उसमें कोई चेंज नहीं कर पाता है, ना तो वो 2 मीटर गैप को कम कर पाता है और ना ही उससे पीछे जाता है। तो एक कांस्टेंट गैप पूरी रेस के टाइम में बना रहेगा स्टार्ट से लेकर फिनिश तक। और एक दूसरा केस कंसिडर कर सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला जो एथलीट है वो सेकंड से 2 मीटर पीछे था, लेकिन वो बीच बीच में अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करके इस गैप को कम भी कर सकता है, अगर धीरे चला तो बढ़ा भी सकता है। यानी कि ये गैप 2 मीटर फिक्स नहीं होगा, ये कम या ज़्यादा भी हो सकता है। तो उस केस में क्या हो जाएगा कि इनके बीच का गैप कांस्टेंट नहीं रहेगा, फर्स्ट केस में ये गैप कांस्टेंट रहेगा। तो ये एनालॉगस केस है, ये एग्जाम्पल नहीं है, इसको एग्जाम में नहीं लिखना है। एग्जाम में हमें क्या लिखना है कि दो वेव्स के बीच में जो फेज का डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है तो हम ऐसी वेव्स को कहते हैं कोहेरेंट लाइट वेव्स। कुछ बुक्स में या कुछ जगह पर ऐसा तुम्हें पढ़ने को मिल सकता है या कहीं किसी लेक्चर में ऐसा सुनने को मिल सकता है कि फेज डिफरेंस अगर 0 है तो ही कोहेरेंट होगा, लेकिन ये गलत आंसर है, ठीक है। फेज डिफरेंस 0 हो या ना हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फेज डिफरेंस का मतलब पता ही होगा कि दो वेव्स जो हम लिखते हैं A1 साइन ओमेगा टी और दूसरी वेव मान लो हमने लिखी A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये ओमेगा टी और यहाँ पर फेज है ओमेगा टी प्लस फाइव, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो
फाई का है, इसका फेज है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस फाई, तो फाई इज द डिफरेंस इन फेज, तो ये फाई कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है। अगर जीरो है तो भी वो कांस्टेंट रहना चाहिए, जीरो होने से कोहेरेंट नहीं होता है, द फेज डिफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट, अगर जीरो है तो वो जीरो ही रहना चाहिए। जैसे हमारा ये फोटोग्राफ था जिसमें हमने इंटरफेरेंस को देखा था, यहाँ स्लिट S1 से एक वेव निकलती है, वेव नंबर 1, और स्लिट 2 से निकलती है वेव नंबर 2। जब ये स्लिट से चलकर स्क्रीन तक पहुंचेंगे तब तक इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, अगर जीरो है तो जीरो ही रहे, ठीक है। अगर π/2 है तो π/2 ही रहे, जितना भी फेज डिफरेंस है दैट हैज टू बी कांस्टेंट। सो इफ द फेज डिफरेंस बिटवीन टू लाइट वेव्स इज कांस्टेंट देन दे आर नोन एज कोहेरेंट लाइट वेव्स, और अगर ये फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं रहा देन दे आर नोन एज इनकोहेरेंट लाइट वेव्स, ठीक है, इनकोहेरेंट लाइट वेव्स। तो ये डिफरेंस है कोहेरेंट और इनकोहेरेंट लाइट वेव्स में, फेज डिफरेंस हैज टू बी कांस्टेंट, ठीक। तो अब ये बात समझ में आ गई, लेकिन फिर से सवाल वही है, ये कोहेरेंट और इनकोहेरेंट हमने पढ़ा ही क्यों, तो फिर से याद कर लो क्यों हमने पढ़ा। दो स्लिट्स हमने बनाए S1 और S2, ठीक है, क्यों ऐसा किया था उसका डिस्कशन चल रहा था, उसमें ये कोहेरेंट और इनकोहेरेंट की बात आई, ठीक है। अब देखो इसका रिलेशन क्या है इस बात से, तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी कि इंटरफेरेंस पैटर्न अगर हमें देखना है तो कोहेरेंट लाइट वेव्स चाहिए, ठीक है, एक ये बात है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई भी दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स कोहेरेंट लाइट नहीं दे सकते। फिर से इसी बात को रिपीट करते हैं, कोई भी दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कोहेरेंट लाइट हमें नहीं दे सकते। अगर एक ही कंपनी का एक ही पावर रेटिंग का हम दो बल्ब खरीदें, ठीक है, जैसे बल्ब पे लिखा रहता है पावर रेटिंग की कितने वोल्टेज पे चलता है और कितना इसमें से कितना पावर एमिट करेगा, कितना पावर कंज्यूम करेगा, तो इसका ये मतलब नहीं है कि दोनों से जो लाइट निकलेगी वो कोहेरेंट होगी। दो बल्ब्स लिए, उनको एक साथ स्विच ऑन किया, एक जैसे बल्ब, बिल्कुल एक ही कंपनी के बने हुए, एक ही पावर रेटिंग वाले, दोनों को एक साथ हमने स्विच ऑन किया, तो भी दोनों से निकलने वाली लाइट कोहेरेंट लाइट नहीं होगी। अब इसको भी और डिटेल में समझ सकते हैं कि बिल्कुल एक जैसे बल्ब थे फिर भी उनसे निकलने वाली लाइट कोहेरेंट क्यों नहीं होगी। तो हालांकि यहाँ पर इस डिस्कशन की जरूरत नहीं है, फिर भी इसको समझ सकते हैं कि लाइट कैसे निकलती है। सपोज हमने फिलामेंट बल्ब यूज किए, वो जो येलो लाइट वाले बल्ब रहते हैं, फिलामेंट बल्ब यूज किया यानी इनकैंडेसेंट बल्ब यूज किया, तो उस बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट के गर्म होने से लाइट बाहर निकलती है, ठीक है। मेटल्स गर्म होते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं, कैसे करते हैं, वो अंदर जो उनके एटम्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, फिर वो ग्राउंड स्टेट में आते हैं थर्मल एनर्जी की वजह से, और फिर ग्राउंड स्टेट में आते हुए वो एनर्जी को एमिट करते हैं। लेकिन फिलामेंट में मिलियंस ऑफ एटम्स होंगे, कौन सा एटम कब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और उससे निकलने वाली लाइट कब निकलेगी, ये पूरी तरह से रैंडम होता है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो दोनों बल्ब्स में एग्जैक्टली एक ही पोजीशन वाला एटम एक्साइटेड स्टेट में एक ही टाइम पे जाए और एक ही टाइम पे वो एटम्स ग्राउंड स्टेट में आए और वो लाइट एमिट करें, तभी ये पॉसिबल है कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज से हमें कोहेरेंट लाइट मिले, ठीक है। तो इस बात की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो है कि ऐसा होगा कि दोनों बल्ब के फिलामेंट से एक ही पोजीशन वाला एटम एक ही टाइम पे एक्साइटेड स्टेट में जाए और एक साथ लाइट एमिट करे, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इसीलिए कहा जाता है कि दो इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट लाइट नहीं दे सकते। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन यही है जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप में दिखाया गया, एक लाइट सोर्स लेंगे, ठीक है, फिर मान लो बल्ब लिया, बल्ब से निकलने वाली जो लाइट होगी वो तो ऐसे फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है, तो पहले हम उसे एक सिंगल स्लिट से पास कराएंगे, सिंगल स्लिट से पास कराने से एक पतला लाइट का बीम हमें मिलेगा, फिर उस लाइट बीम को दूसरे ऑब्स्टेकल पर डालेंगे, वहां पर दो स्लिट्स बने होंगे, तो अब उन दोनों स्लिट से जो लाइट निकलेगी वो कोहेरेंट होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो जिस मेन लाइट सोर्स से निकले वो तो एक ही था, उसकी लाइट को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। तो वो जो फिलामेंट जहां से एटम एक्साइट होके ग्राउंड स्टेट में आता था, लाइट एमिट करता था, वो अब एक ही फिलामेंट है, एक ही बल्ब है,
तो दो सोर्स ओरिजिनली है ही नहीं, एक ही सोर्स ओरिजिनल था, उससे हमने लाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया है। इसलिए जो स्लिट्स S1 और S2 से निकलने वाली लाइट होगी वो कोहेरेंट लाइट होगी, यानी S1 से जो लाइट वेव निकलकर इधर चलेगी स्क्रीन की तरफ, और S2 से जो निकलकर लाइट वेव स्क्रीन की तरफ चलेगी, ये दोनों लाइट वेव्स Y1 और Y2 इनको मान लो, तो इनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा दैट फेज डिफरेंस विल बी कांस्टेंट, और वो हो जाएंगे कोहेरेंट लाइट्स। ठीक है। दूसरी बात, अब जो लाइट का बल्ब हमने लाइट के लिए जो बल्ब यूज किया है वो कैसा होना चाहिए। ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप के लिए जैसे अभी डिस्कस किया था, मोनोक्रोमेटिक लाइट होनी चाहिए। ठीक, मोनोक्रोमेटिक ही क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब यहाँ इंटरफेरेंस होगा, यहाँ स्क्रीन पर जब हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे तो यहाँ पे हमें कुछ जगहों पे ब्राइटनेस दिख रही है, कुछ जगहों पे डार्कनेस दिख रही है। तो अगर हमने मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज नहीं की, मान लो व्हाइट लाइट यूज कर ली, ठीक है, तो व्हाइट लाइट के साथ प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर व्हाइट लाइट यूज करते हैं तो व्हाइट लाइट में 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर, याद होगा तुम्हें, विबग्योर, ये उनके स्पेक्ट्रम को इस ऑर्डर में लिखा जाता है। तो ये 7 कलर्स जब यहाँ से निकलेंगे, S1 से 7 कलर्स निकले और S2 से 7 कलर्स निकले, जब वो स्क्रीन के किसी पॉइंट पर पहुंचेंगे तो उनके बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कांस्टेंट नहीं होगा। मान लो यहाँ से रेड कलर और यहाँ जो रेड कलर निकला, उनके बीच में तो कांस्टेंट फेज डिफरेंस होगा, लेकिन जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो यहाँ जो रेड आ रहा है और यहाँ से जो आ रही है लाइट, रेड नहीं मतलब सारे ही 7 कलर हैं, और यहाँ से जो लाइट आ रही है इस पॉइंट पर S2 से, उसमें यहाँ पर रेड और रेड का तो हो जाएगा कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, लेकिन जो बाकी कलर्स हैं उनका क्या? ग्रीन के साथ ग्रीन ही हो, वायलेट के साथ वायलेट हो, ये जरूरी नहीं है। रेड के साथ ग्रीन वाले का इंटरफेरेंस हो सकता है, वायलेट वाले के साथ येलो वाले का इंटरफेरेंस हो सकता है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ जो ये जो लाइट की स्ट्रिप्स जैसी दिखाई दे रही हैं, ये भी कलर्ड दिखने लगेंगी। ये जो एजेस होंगे, व्हाइट वाले जो पार्ट हैं, इनके जो एजेस होंगे वो कलर्ड हो जाएंगे। तो कलर्ड हो जाने से क्या होगा, जहाँ कंप्लीट डार्क होना चाहिए वहाँ कंप्लीट डार्क नहीं होगा, जहाँ कंप्लीट ब्राइट होना चाहिए वहाँ कंप्लीटली ब्राइट नहीं होगा। तो ये जो इंटरफेरेंस पैटर्न है, ये इसमें क्लैरिटी नहीं होगी, ये अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न हमें नहीं दिखाई देगा। ठीक है। एक अच्छा इंटरफेरेंस पैटर्न, जिसको सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न कहते हैं, वो देखने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी? पहली तो यहाँ जो लाइट यूज करेंगे दैट हैज टू बी मोनोक्रोमेटिक लाइट। जो दो लाइट सोर्सेज होंगे होने चाहिए वो कोहेरेंट होने चाहिए। स्लिट्स के बीच का जो गैप है, यानी ये वाला गैप स्लिट्स और स्क्रीन के बीच वाले गैप के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा होना चाहिए, यानी कि D हैज टू बी मच मच स्मॉलर देन कैपिटल D। अब कितना होना चाहिए ये भी समझ सकते हैं, इसका भी अंदाजा लगा सकते हैं कि स्मॉल d यानी कि जो स्लिट्स के बीच का गैप है, जो दो स्लिट्स जहां से लाइट निकलेगी उनके बीच का गैप होना चाहिए मिलीमीटर रेंज में। ठीक है। और ये जो स्क्रीन और स्लिट्स के बीच का गैप है, ये वाला, ये होना चाहिए मीटर रेंज में। ठीक, मतलब जैसे दो स्लिट्स के बीच का गैप है 2 मिलीमीटर, ठीक है, ये वाला, दोनों स्लिट्स एक दूसरे से 2 मिलीमीटर डिस्टेंस पर हैं, लेकिन स्लिट से जो स्क्रीन की डिस्टेंस है वो 1 मीटर या 1.5 मीटर या 2 मीटर ऐसे होनी चाहिए। देन ओनली वी कैन सी ए सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न ऑन द स्क्रीन। और यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो स्ट्रिप्स दिखाई दे रहे हैं, इनको जो नाम दिया जाता है दैट इज कॉल्ड फ्रिंज। ठीक है, क्या बोलते हैं? फ्रिंज, FRINGE, इनको फ्रिंजेस बोलते हैं। तो ये जो व्हाइट वाले हैं इनको कहते हैं ब्राइट फ्रिंज, और जो डार्क वाले हैं उनको बोलते हैं डार्क फ्रिंज। ठीक है, ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क, ऐसे अल्टरनेट पैटर्न हमें मिलता है। तो ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप की बात हुई। अब कैलकुलेशन पर आते हैं। कैलकुलेशन में हमें क्या क्या पता लगेगा? कैलकुलेशन में हमें पता चलेगा कि ये जो फ्रिंजेस हैं, ठीक है, ब्राइट स्ट्रिप्स हुआ, ये स्ट्रिप्स को फ्रिंज बोला जा रहा है। जो ब्राइट स्ट्रिप है, डार्क स्ट्रिप है, इनकी विड्थ क्या होगी और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन मोस्टली आता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का, वो फ्रिंज विड्थ पर बेस्ड ही आता है कि फ्रिंज की विड्थ क्या होगी। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन अब करेंगे आगे डिस्कशन में। तो ऐसे तो ये डायग्राम बना हुआ है, हो सकता है समझ में आ जाए, बट इसको हम तुम्हें
एक्सप्लेन करके बता देते हैं, खुद से ड्रॉ करके बता देते हैं तो समझना इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायग्राम ड्रॉ करने के लिए जैसा भी डिस्कशन किया था, सबसे पहले हमें चाहिए एक लाइट सोर्स। सपोज यहाँ पर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज की जाती है, ऐसे तो कोई भी कलर यूज किया जा सकता है, बट एक्सपेरिमेंटल सेटअप में यूज किया जाता है येलो कलर ऑफ लाइट। ठीक है, येलो कलर की लाइट यूज करते हैं। अब येलो कलर की ही लाइट यूज क्यों की जाती है, इसका सिंपल लॉजिक ये है कि जो हमारा लाइट का स्पेक्ट्रम है उसमें येलो कलर जो है उसको कहते हैं मीन कलर ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज नोन एज मीन कलर ऑफ लाइट। मीन कलर क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो वॉयलेट है और रेड है, इनकी जो वेवलेंथ की रेंज है, रेड की वेवलेंथ रेंज सबसे ज़्यादा है अराउंड 750 नैनोमीटर, और जो वॉयलेट है वो है लगभग 300 नैनोमीटर। अब ये एग्जैक्ट किसी बुक में 350 भी हो सकता है, किसी में यहाँ 700 भी हो सकता है, तो ऐसा कोई एग्जैक्ट नहीं है कि इतना ही होना चाहिए। ये रेंज होती है, लगभग इस रेंज में होता है, और ये लगभग इस रेंज में रेड की वेवलेंथ रहती है। येलो की जो वेवलेंथ है वो होती है 550 नैनोमीटर। ठीक है, अगर एंगस्ट्रॉम में बोलेंगे तो 5500 एंगस्ट्रॉम। तो ये बीच में आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं मीन कलर ऑफ लाइट। और मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स जहां भी यूज करने होते हैं वहां पे येलो कलर की लाइट को यूज किया जाता है। और परफेक्ट येलो कलर की लाइट यानी कि इस वेवलेंथ वाली लाइट हमें मिलती है सोडियम लैंप से। ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम लैंप। सोडियम लैंप से जो लाइट निकलती है वो परफेक्टली येलो लाइट मानी जाती है। 5500 एंगस्ट्रॉम उसका वेवलेंथ होता है, या नैनोमीटर में कहेंगे तो 550 नैनोमीटर। ओके, तो अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, एक सोडियम लैंप चाहिए। ठीक है, सोडियम लैंप मान लो यहाँ पर है, निकलेगी वो तो स्प्रेड हो जाएगी सभी तरफ। तो हमें क्या करना होगा, इस लाइट को पहले एक सोर्स स्लिट से पास कराना होगा। सोर्स स्लिट का मतलब क्या होगा कि एक ऑब्स्टेकल मतलब एक प्लेट लेंगे, उस प्लेट को काला करेंगे और उसमें रेजर ब्लेड से एक लाइन बना देंगे, तो बन जाएगी हमारी सोर्स स्लिट। ठीक है, तो ये हमने सोर्स स्लिट बनाने के लिए ये सामने ऑब्स्टेकल रख दिया, ये एक ऑब्स्टेकल रख दिया, और इसमें ब्लेड से हमने एक लाइन बना दी। ये ऐसे हमने यहाँ पे एक इसमें लाइन बना दी। ठीक है, तो ये प्लेट का साइड तुम्हें दिखाई दे रहा है, इसमें लाइन बना देंगे तो यहाँ पे एक गैप हमें दिखाना है। तो ये सोर्स स्लिट हमारी बन गई, इसको हमने कह दिया S0। अब इससे जो लाइट निकलेगी उसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, तो फिर से हमें एक स्लिट के लिए एक ऑब्स्टेकल रखना पड़ेगा। तो ये हमने एक दूसरा ऑब्स्टेकल रख दिया। अब इसमें दो स्लिट्स हम बना देंगे, एक स्लिट मान लो यहाँ बना दिया S1, और दूसरा स्लिट यहाँ पर बना दिया S2। ये हो गया S1 और ये हो गया S2। ठीक है, यहाँ से जो लाइट निकलेगी S0 से यानी सोर्स स्लिट से, उसका एक पार्ट चला जाएगा S1 से, यहाँ से ऐसे निकलेगा एक पार्ट लाइट का, और दूसरा पार्ट इस लाइट का सोर्स स्लिट से निकलने वाली लाइट का S2 से निकलेगा। ठीक है, अब S1 और S2 से लाइट बाहर आएगी, उसका इंटरफेरेंस होगा। इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए हमें एक स्क्रीन भी चाहिए, तो एक स्क्रीन बना लेते हैं। मान लो यहाँ पर हमने स्क्रीन रख दिया। ठीक है, ये स्क्रीन हो गया। ये सब स्क्रीन का साइड ऐसे दिख रहा है, ये जो स्लिट्स जहां बने उसका भी प्लेट का साइड दिखाई दे रहा है। नाउ किस डिस्टेंस की हम बात कर रहे थे, दोनों स्लिट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो ये है स्मॉल d। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स दैट इज S1 S2 इज इक्वल टू स्मॉल d। डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स एंड द स्क्रीन वो ये वाली डिस्टेंस है कैपिटल D। तो इसका हम नाम रख देते हैं कुछ, यहाँ बीच में एक पॉइंट ले लेते हैं मान लो S, और स्क्रीन पर सामने एक पॉइंट ले लिया हमने, यहाँ पर इसको नाम रख दिया O। ठीक है, ये स्क्रीन का सेंटर हो गया। इस लाइन को डॉटेड बना देना अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये स्क्रीन का सेंटर हो गया O, और ये दोनों स्लिट्स का मिड पॉइंट हो गया S। ठीक, अब देखो
स्क्रीन पर जब लाइट वेव्स पहुंचेगी, S1 से निकलने वाली लाइट वेव और S2 से निकलने वाली लाइट वेव्स, ठीक है, जब वहां पहुंचेंगी तो स्क्रीन पर इंटरफेरेंस होगा। अब जिस जगह पर लाइट वेव पहुंच रही है वहां इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव है या डिस्ट्रक्टिव है, वो हमें देखना है। वो कैसे पता चलेगा? स्क्रीन पर जब लाइट वेव्स पहुंचेगी, कहां से लाइट निकल रही है? S1 से और S2 से, दो लाइट वेव्स निकलेंगी। तो जब ये स्क्रीन पे पहुंचेंगी तो वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, वो डिपेंड करेगा पाथ डिफरेंस पर, ठीक है। तो सपोज सेंटर वाले पॉइंट पे, ये हमारा स्क्रीन का सेंटर है O, यहां पर लाइट वेव जब पहुंचेगी तो हम देखते हैं कि पाथ डिफरेंस कितना होगा। देखो O पॉइंट पे अगर लाइट वेव जाती है, S1 से लाइट वेव O पॉइंट पे आई, ठीक है, ये ऑरेंज वाली लाइन है सपोज लाइट वेव विच इज कमिंग फ्रॉम S1। S2 से O पर लाइट वेव आई, तो ये दूसरी ऑरेंज लाइन हमने बना ली, ठीक है। तो इस डायग्राम में क्लियरली समझ में आ रहा है कि S1O और S2O ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल हैं, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं। इसका मतलब है कि जितना S1O होगा उतना ही S2O भी होगा, यानी कि जो लाइट वेव S1 से निकली और जो लाइट वेव S2 से निकली, दोनों ने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, S1O और S2O। तो अगर डिस्टेंस इक्वल है तो इसको हम अपने जो डिस्कशन चल रहा है उस टर्मिनोलॉजी में कहें तो इक्वल डिस्टेंस का मतलब हुआ इक्वल पाथ, और इक्वल पाथ का मतलब हुआ जीरो पाथ डिफरेंस, यानी S1 और S2O में कोई पाथ डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो अगर पिछले क्लास को याद करो तो उसमें बताया गया था कि पाथ डिफरेंस अगर जीरो हो, यानी कि पाथ डिफरेंस बिल्कुल ना हो, या एक वेवलेंथ के बराबर हो, लैम्डा हो या 2 लैम्डा हो या 3 लैम्डा हो, ठीक है, यानी कि लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल अगर होता है पाथ डिफरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हमें मिलता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा, ठीक है। यानी कि O पॉइंट पर जब दोनों वेव्स पहुंचेंगी, S1 से निकलने वाली वेव और S2 से निकलने वाली वेव जब O पॉइंट पे पहुंची, तो उन्होंने जो पाथ ट्रेवल किया उसमें कोई डिफरेंस नहीं था। कोई पाथ डिफरेंस नहीं होने की वजह से O पॉइंट पे हमें मिलेगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का मतलब क्या होगा कि O पॉइंट पे हमें ब्राइटनेस देखने को मिलेगी, यानी वहां पर जो फ्रिंज बनेगी वो एक ब्राइट फ्रिंज होगी, ठीक है, यहां हमें मिलेगी ब्राइटनेस। लेकिन O तो एक फिक्स पॉइंट था, फिक्स पॉइंट मतलब कैसे? दोनों स्लिट्स के एग्जैक्टली सामने स्क्रीन का सेंटर था, वहां पे ब्राइटनेस हमें देखने मिल गई, क्योंकि पाथ डिफरेंस हमें क्लियरली दिखाई दिया कि S1O और S2 बराबर थे, तो पाथ डिफरेंस हो गया जीरो। लेकिन अगर कोई जनरल पॉइंट हम लेते स्क्रीन पर O की बजाय कोई जनरल पॉइंट, ठीक है, ये सबको हटा देते हैं, अभी जरूरत नहीं है। मान लो कोई जनरल पोजीशन, सपोज यहां हमने एक पोजीशन लिया P, ठीक है, जो कि स्क्रीन के सेंटर से मान लो y डिस्टेंस पर है। P है स्क्रीन के पोजीशन, स्क्रीन के सेंटर से y डिस्टेंस पर। P पॉइंट पर जो लाइट वेव्स आएंगी, P पॉइंट्स पर लाइट वेव आएगी, कहां से? S1 से एक लाइट वेव आई P पॉइंट पे, उसने डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है दैट डिस्टेंस इज S1P, ठीक है। इसी तरह से S2 से P पॉइंट पर जो लाइट आएगी, S2 से P पॉइंट पर लाइट आ रही है, इसने जो पाथ ट्रेवल किया वो हुआ S2P, ठीक है। अब देखो, अब ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि S1P और S2P इक्वल नहीं है, क्लियरली देख सकते हैं ना। S1P क्या है? S1 स्लिट से P पॉइंट तक जो लाइट ने डिस्टेंस चला S1P, और S2 से जो लाइट वेव निकली उसने P पॉइंट तक डिस्टेंस चला है, दैट इज S2P। नाउ इट इज क्लियरली सीन दैट S1P इज नॉट इक्वल टू S2P। अब ये दोनों बराबर डिस्टेंसेस नहीं है, मतलब इनके बीच में एक पाथ डिफरेंस आ गया है, ठीक है। अब पाथ डिफरेंस अभी हमने डिस्कशन किया, अगर पाथ डिफरेंस जीरो हो या लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल हो तो P पॉइंट पर हमें मिल जाएगी ब्राइट फ्रिंज, और अगर पाथ डिफरेंस हो लैम्डा बाय 2 का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल, मतलब लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2, 5 लैम्डा बाय 2 एंड सो ऑन, अगर इस तरह का पाथ डिफरेंस है तो P पॉइंट पर हमें मिलेगी डार्क फ्रिंज, ओके। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा तो वहां पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। तो अब
हमें पता लगाना है कि पाथ डिफरेंस कितना है। पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटीग्रल मल्टीपल है या लैम्डा बाई 2 का इंटीग्रल मल्टीपल है, ठीक है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा? इस डायग्राम से पाथ डिफरेंस कैलकुलेट हो जाएगा। देखो कैसे, अगर हम S1 से S2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, S1 से S2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, देखो ये ग्रीन लाइन जो है ये हमने S1 से S2 पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ठीक है, इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम रख दिया S2n, ठीक। तो ये जो डिस्टेंस है S2n, दिस इज द पाथ डिफरेंस। S1p और S2p के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस है, वो है S2n। डायग्राम में क्लियरली दिख रहा होगा, दिस डिस्टेंस S2n इज द पाथ डिफरेंस डेल्टा x, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस होगा। लेकिन इसकी वैल्यू को हमें कैलकुलेट करना है नोन क्वांटिटीज के नाम से। अब नोन क्वांटिटीज कौन कौन से नोन क्वांटिटीज है? एक तो स्लिट्स और स्क्रीन के बीच का जो गैप है d, दोनों स्लिट्स के बीच में जो गैप है स्मॉल d, क्योंकि ये मेजर कर सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप हमने बनाया खुद से, थॉमस यंग ने बनाया था, अभी अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो हमें बनाना होगा। तो दोनों स्लिट्स के बीच का गैप कितना रखना है ये हम डिसाइड कर सकते हैं अपने आप से एक्सपेरिमेंटल सेटअप बनाते टाइम। स्लिट्स से स्क्रीन के बीच गैप कितना होगा कैपिटल डी, ये भी हम ही डिसाइड करेंगे, यानी वो भी नॉन क्वांटिटी है, ठीक है। और एक चीज नॉन क्वांटिटी है, वो है जो मोनोक्रोमेटिक लाइट हमने यूज की है उसकी वेवलेंथ लैम्डा। तो ये नॉन क्वांटिटीज हैं, इनके टर्म्स में हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस फिर अगर लैम्डा का ऑड इंटीग्रल मल्टीपल आया तो पी पॉइंट पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, वहां पे डार्क फ्रिंज मिलेगी। और अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा के बराबर आया तो पी पॉइंट पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और ब्राइट फ्रिंज मिलेगी। ओके, तो अब हमें कैलकुलेट करना है पाथ डिफरेंस की वैल्यू, S2n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो अब जरा इस डायग्राम में देखो बहुत ध्यान से, ये हमारी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें ये वाला मेथड नहीं दिया हुआ है, उसमें दूसरे तरीके से कैलकुलेट किया है, बट ये जो मेथड तुम्हें अभी हम बताने वाले हैं ये इजी मेथड है, ठीक है। इससे पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे और वो सेम ही आएगा। नाउ सी कैसे पाथ डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट करें। तो देखो दोनों स्लिट्स के बीच में जो पॉइंट है जहां हमने S लिखा था, ये S जो पॉइंट है, S से P पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, S से P पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, देखो, यानी कि दोनों स्लिट्स का जो सेंटर है उससे हमने उस पॉइंट को ज्वाइन कर दिया जहां पर हमें पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करना है। इसको डॉटेड बना देते हैं तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो देखो अब दो ट्रायंगल्स हैं, ऐसे तो बहुत सारे ट्रायंगल्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो हमारे काम के हैं वो कौन से दो ट्रायंगल्स हैं जरा उनको देखो। एक तो ट्रायंगल S1 S2n, ध्यान से सुने, ट्रायंगल S1 S2n और ट्रायंगल PSO, ये दो ट्रायंगल्स हमारे काम के हैं, ठीक है। अब क्या करना है कैलकुलेशन के लिए, इस वाले एंगल को मान लेते हैं थीटा। कौन से एंगल को? जो SP और SO के बीच बन रहा है, इस एंगल को मान लिया थीटा। और यहां जो एंगल दिखाई दे रहा है ये वाला एंगल, इसको मान लेते हैं अल्फा, इस एंगल को मान लिया अल्फा। दिखाई दिया कौन सा एंगल? जो S1 पॉइंट पर बन रहा है, इस एंगल को मान लिया अल्फा, ठीक है। अब देखो क्योंकि S1 S2, बहुत ध्यान से समझेंगे, S1 S2 के बीच जो गैप है वो मिलीमीटर रेंज का है, और ये जो D डिस्टेंस है यानी कि S से लेकर O तक का डिस्टेंस या S से P का डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये मीटर रेंज में है, ठीक है। तो इधर है मिलीमीटर और ये है मीटर, यानी कि 1000 टाइम्स ज्यादा है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर हम इस डायग्राम के इस पार्ट को देखें, कौन से पार्ट को? S1 से N पर जो परपेंडिकुलर आ रहा है, S1 से हमने S2P पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था जिसको हमने S1N कहा है, ठीक है। ऐसे तो ये जब यहां पहुंच जाता है
इस पॉइंट पर, तब परपेंडिकुलर बनता है। लेकिन बहुत छोटी डिस्टेंसेस होने की वजह से, ठीक है, बहुत छोटी डिस्टेंसेस होने की वजह से ये परपेंडिकुलर यहां भी लगभग बन रहा है। समझ में आई बात? कहां पे? इस जगह पे n की बजाय हम ये मान सकते हैं कि इस लाइन पर भी, यानी कि SP जो लाइन है उस पर भी परपेंडिकुलर बन रहा है। देखो फिर से इसको बना देते हैं, इस S को यहां से हटा दें पहले, तो समझना इजी हो जाएगा। देखो इस एंगल की बात हो रही है, कौन सा एंगल? ये वाला एंगल, ठीक है। ऐसे तो यहां पर आने के बाद परपेंडिकुलर हुआ, लेकिन ये डिस्टेंसेस बहुत छोटे हैं, तो S1 SP पर भी परपेंडिकुलर है। SP कहाँ गया? ये हमारा S था, ये था S, ठीक है। SP पर भी परपेंडिकुलर है। ये हमने क्यों डिस्कशन किया? क्योंकि यहाँ पर हम अपना वही एक पुराना थ्योरम जो पहले भी यूज कर चुके हैं कि अगर कोई दो लाइंस के बीच में थीटा एंगल है तो उनके परपेंडिकुलर लाइंस के बीच भी सेम एंगल होगा, थीटा एंगल होगा, ठीक है। तो कौन सी दो लाइंस के बीच हमने थीटा एंगल माना था? देखो SP लाइन, ये रही SP लाइन, और ये रही SO लाइन। SP और SO के बीच जो एंगल था उसको हमने थीटा माना। तो अब SP और SO के जो परपेंडिकुलर लाइंस होंगी उनके बीच भी सेम एंगल होगा, ठीक है। तो SO के परपेंडिकुलर कौन सी लाइन है? ये वाली, ये लाइन S1 S2 SO के परपेंडिकुलर है। और SP के परपेंडिकुलर कौन है? जो हमने अभी डिस्कशन किया, ये वाली लाइन है S1N, ठीक है। तो इनके बीच जो एंगल बन रहा था जिसको हमने अल्फा कहा था, वो भी थीटा के बराबर होगा, ठीक है, वो भी थीटा के बराबर होगा। आगे बात समझ में यहाँ तक? तो अब S1 S2N जो ट्रायंगल था उसमें S1 पॉइंट पे जो एंगल बन रहा है वो भी थीटा के बराबर है, ऐसा हमने डिस्कशन से प्रूव कर लिया, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा? अब ट्रायंगल S1 S2N को ध्यान से देखें। ट्रायंगल S1 S2N, ठीक है। देखो अब हम फिर से इधर अपने कैलकुलेशन में आ जाते हैं। यहाँ हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा हुआ है। देखो ट्रायंगल S1 S2N में अगर S2N की वैल्यू हमें पता लगानी है, जो कि पाथ डिफरेंस था, S2N की वैल्यू पता लगानी है तो कैसे आएगी? देखो इसको हटा के फिर से देखते हैं। ओके, सो पाथ डिफरेंस क्या था? पाथ डिफरेंस हमारा था S2N। नाउ फ्रॉम ट्रायंगल S1 S2N, from triangle S1 S2N, as you can see S2N is equal to S1 S2 sin थीटा, ठीक है। देखो ट्रायंगल S1 S2N में ये अल्फा जो है, ये अल्फा थीटा के बराबर है, तो S1 S2 sin थीटा इस ट्रायंगल से हमें वैल्यू मिलेगी। एंड S1 S2 is nothing but distance between the two slits, therefore the path difference S2N has been calculated in terms of डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा, ठीक है, इसको याद रखना है। S2N यानी पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू D sin थीटा। व्हाट इज D? D इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्लिट्स। नाउ अभी कैपिटल D और लैम्डा इसमें नहीं दिखाई दे रहा है, वो कैसे आएगा? अब इस वाले ट्रायंगल को देखो, ट्रायंगल PSO, ये दूसरा ट्रायंगल है जो हमारे काम का है। तो फ्रॉम ट्रायंगल PSO ट्रायंगल से अगर हम tan थीटा कैलकुलेट करें, क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा। ट्रायंगल PSO, इससे अगर tan थीटा कैलकुलेट करें तो थीटा के सामने ये साइड है, यानी ये परपेंडिकुलर है OP, और ये इसका बेस है, ठीक है, OS। तो tan थीटा आ जाएगा OP by OS, एंड OP is Y and OS is capital D. What is capital D? Capital D is the distance between the screen and the slits. So ये जो डिस्टेंसेस हैं S1 S2 उसके कंपैरिजन में D बहुत बड़ा है, तो उस वजह से क्या होगा, ये एंगल बहुत ही छोटा हो जाएगा। और अगर इस फोटोग्राफ में भी देखें तो भी ये बात समझ में आ जाती है। ये वाला जो फोटो है, ये फोटो, ठीक है। Y क्या चीज था? सेंटर से, ये रहा हमारा सेंटर ऑफ द स्क्रीन, सेंटर से ये जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं इनका जो डिस्टेंस है ये बहुत ही छोटा होता है, मिलीमीटर रेंज में होता है, ठीक है। तो मिलीमीटर रेंज में है और ये डिस्टेंस हमारी मीटर रेंज में है,
तो इस वजह से जब हम यहाँ से यहाँ ऐसे लाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो यहाँ जो एंगल बनेंगे ये एंगल्स बहुत ही छोटे होते हैं। और स्मॉल एंगल्स के लिए क्या होता है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। स्मॉल एंगल्स के लिए थीटा, साइन थीटा और टैन थीटा ये तीनों अप्रोक्सीमेटली सेम होते हैं। इसका मतलब साइन थीटा इज डेल्टा एक्स बाई डी, ये साइन थीटा की वैल्यू है। इसीलिए थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा, देन साइन थीटा इज डेल्टा एक्स बाई स्मॉल डी एंड टैन थीटा इज वाई बाई कैपिटल डी। Therefore, path difference is equal to y small d by capital D। ये पाथ डिफरेंस की वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। इधर जो हमारा ऑलरेडी कैलकुलेटेड है यहाँ पर, इसमें पाथ डिफरेंस ये निकाल के रखा हुआ है। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। यहाँ तक तुम याद कर लो, पाथ डिफरेंस इतना आएगा, डायग्राम से कैसे पाथ डिफरेंस की वैल्यू कैलकुलेट होगी, ये सब कैलकुलेट करके रखो, इसको याद कर लो। आगे का जो डिस्कशन है यानी फ्रिंज विड्थ, वो नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है।